Hello everyone. So how are you all? So welcome to our YouTube channel Textbook Simplified, where we are discussing the chapter 2 of 11th standard Gujarat Board economics textbook. Till now 2 parts have been uploaded. This is the third part. Okay, till now we have covered the difference between the price and value. We have seen that 2 types of values are there: use value, exchange value. We have seen the concept of goods and services. We have seen the types of goods in the last part. और अब इस पार्ट के अंदर हम वेल्थ और वेलफेयर को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर. The concept of wealth and welfare frequently appear in economic discussions and are very important in economics and hence must be clearly understood at this stage. मतलब जो वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक्स के डिस्कशन में फ्रीक्वेंटली अपीयर होता रहता है, बार बार हमारे सामने आता रहेगा और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इनके डिफरेंस को समझा जाए. सो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल्थ. तो पहले वेल्थ से शुरू करते हैं. सिंस द टाइम व्हेन एडम स्मिथ गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेल्थ, the subject of wealth became extremely important in economics. Meaning, in the understanding of Alfred Marshall's idea, wealth is something which is useful, scarce, capable of getting exchanged and can be owned by somebody. ठीक है, तो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया था, आपने देखा था चैप्टर नंबर 1 में हमने कई सारे डेफिनेशन देखे थे, तो उसमें एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन था वो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन था. राइट, उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. ओके, कि वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, राइट, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो तब से ही वेल्थ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर. इसके अलावा अल्फ्रेड मार्शल ने भी अपनी थोड़ी बात रखी थी कि वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो यूज़फुल होता है, जो सप्लाई में स्कैर्स होता है डिमांड के कंपैरिजन में, जिसका एक एक्सचेंज वैल्यू होता है और कोई भी उसका ओनर बन सकता है. तो ये जितने भी उन्होंने बातें बताई है वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक है वेल्थ का, जिनको हम डिटेल में 1 by 1 स्टडी करने जा रहे हैं. द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैन बी डिराइव्ड अबाउट वेल्थ. फर्स्ट, इट पॉजेसेस या इट शुड पॉजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुलनेस. तो बहुत ज़रूरी है कि जो वेल्थ होगा वो यूज़फुल होगा. It must be useful in satisfying human wants or needs. Therefore, goods which are useful in satisfying the needs of human beings are wealth. For example, house, vehicle, precious jewelry, etc. Okay, तो सिंपल है कि जो वेल्थ है वो यूज़फुल होना चाहिए हमारे नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि घर है, गाड़ी है, ओके, ज्वेलरी है, एक्सेट्रा. सेकेंड है, इट शुड बी स्केर्स. अब फ्रीली अवेलेबल होगा तो वेल्थ थोड़ी होगा, है ना, उसका स्कैर्स होना ज़रूरी है, वरना तो हर किसी के पास होगा तो वो वेल्थ की वैल्यू ही क्या होगी फिर. दोज कमोडिटीज विच आर स्कैर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड पॉजेसेस एक्सचेंज वैल्यू बिसाइड्स बीइंग यूजफुल आर कॉल्ड वेल्थ. गुड्स विच आर यूजफुल बट नॉट स्कैर्स एंड डू नॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू लाइक सनलाइट एंड एयर आर नॉट कॉल्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स. तो सिंपल है कि जो वेल्थ होगा वो स्कैर्स होना चाहिए डिमांड के कंपैरिजन में, उसकी एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए, राइट. यूज़फुल तो उसको होना ही है, लेकिन इस यूज़फुलनेस के साथ साथ वो फ्रीली अवेलेबल ना हो, ये भी ज़रूरी है. अब जैसे सनलाइट और एयर को हम वेल्थ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है इकोनॉमिक सेंस में, राइट. नेक्स्ट, इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस. जो वेल्थ है वो फिजिकल भी हो सकता है और वो इंटेलेक्चुअल वेल्थ भी हो सकता है. सो वेल्थ शुड हैव एन एग्जिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, द एप्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयर फिजिकल एबिलिटीज एक्सेट्रा आर द इनेट एबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आर यूजुअली नॉट एक्सचेंज्ड. ओके, तो जो इंसान की समझने की क्षमता होती है, ह्यूमन बीइंग का जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड बेसिकली आपका जो एटीट्यूड से डिफरेंट है ना. एटीट्यूड एप्टीट्यूड फ़र्क होता है. एटीट्यूड मतलब तो आपका परसेप्शन, आपका नज़रिया होता है, लेकिन एप्टीट्यूड मतलब कि किसी काम को करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर होना चाहिए
वो आपके अंदर है कि नहीं। जैसे मैथ्स को लेकर आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है तो उसके लिए भी एक एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक बैठ सको, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए एक कुछ गुण आपके अंदर होने चाहिए, अगर वो है तो हम कहते हैं कि उस चीज़ को लेकर आपके अंदर एप्टीट्यूड है, ओके। तो हम एक इंडिविजुअल की, ह्यूमन बीइंग की जो एप्टीट्यूड होती है, उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है, क्षमता है ना, तो ये सब हमारी एबिलिटीज़ होती है। इनेट मतलब हमारे अंदर की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो हमारे एसेट्स भी होते हैं और यूजुअली हम इन्हें एक्सचेंज नहीं करते। इन टुडेज वर्ल्ड हाउएवर द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज आर एक्सचेंज फॉर मनी इन द मार्केट एंड हेंस द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू क्रिएट नॉवेल आइडियाज एंड गुड्स इज कॉल्ड वेल्थ। लेकिन आज के टाइम पर इवन हमारे जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ नया सोचने की क्षमता, इनोवेट करने की क्षमता, ठीक है, इसको भी हम चाहें तो मार्केट में सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने कुछ नया सोचा, एक नई डिज़ाइन मैंने तैयार की, अब उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं पेटेंट राइट ले सकता हूँ और इस पेटेंट राइट का मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करने के लिए मतलब अलाउ करता हूँ तो डेफिनेटली उसके लिए मैं पेड होऊंगा। मैं कोई किताब लिखता हूँ, ओके, तो डेफिनेटली उसका भी मैं कॉपीराइट करवा सकता हूँ, उसके बदले मुझे जो है प्रॉपर पैसा मिल सकता है। तो वही है कि अगर मेरे अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, तो इससे भी हम कमा सकते हैं वेल्थ। वो इस तरह से वो भी हमारा एक वेल्थ हो गया। येट द एबिलिटी ऑफ अ साइंटिस्ट टू थिंक इज़ हर क्वालिटी एंड नॉट वेल्थ, बट द नोवेल आइडिया क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट इज़ वेल्थ। वैसे एक साइंटिस्ट है, उसके अंदर सोचने की क्षमता है, तो वो डेफिनेटली उसका वेल्थ नहीं है, लेकिन उस सोचने की क्षमता से अगर वो एक नोवेल, एक अपने आप में यूनिक आइडिया तैयार करता है, राइट, जिससे सोसाइटी का भला हो सकता है, तो डेफिनेटली वो जो आइडिया है वो उसका एक वेल्थ माना जाएगा, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट है कि वेल्थ कंस्टिट्यूट गुड विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो जो वेल्थ होता है उसमें वो गुड्स आते हैं जिन्हें एक्सचेंज किया जा सके। वेल्थ इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड देयरफॉर मस्ट बी कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज। Wealth is meant to satisfy present as well as future consumption and other needs and therefore must be capable of exchange. A house purchased today satisfies the present need of housing and can be sold in future to buy other goods. Precious metals, land, etc. also possess this characteristic, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक्सचेंज किया जाए, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, मतलब वो उसके अंदर कैपेसिटी है कि आप उसे बेचकर कुछ और भी आप मतलब पैसे जनरेट कर सकते हो, जिन पैसों से आप कुछ और भी खरीद सको। तो जो हमारा जो वेल्थ होता है ना, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। कि जैसे जब तक वो वेल्थ मेरे पास है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ और फ्यूचर में मैं चाहूँ तो उसे सेल करके मैं उसे बेचकर पैसे भी जनरेट कर सकता हूँ और उन्हीं पैसों से मैं कुछ और भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है कि एक घर है जो मैंने आज परचेज़ किया है, वो मेरी हाउसिंग नीड को सेटिस्फाई करता है और फ्यूचर में जब मुझे उसे सेल करना है तो मैं सेल करके फंड जनरेट कर सकता हूँ, जिससे मैं बाकी चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो इस तरह से वेल्थ के अंदर एक्सचेंज की कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए। तो वेल्थ मस्ट पोजेस ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्सचेंज and for satisfying future needs and therefore become wealth. Goods which perish after single use cannot be used for future transactions and are therefore not wealth. For example, land, house, precious jewelry, etc. are durable goods and hence can be considered wealth along with their other characteristics. Shares are also wealth. तो wealth के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए, और ड्यूरेबल होगा तभी तो फ्यूचर नीड को सेटिस्फाई करेगा, वरना तो वो सिर्फ प्रेजेंट नीड को ही सेटिस्फाई कर सकता है। अगर सोचो कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट हो तो उसको तो हम वेल्थ बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ करंटली नीड सेटिस्फाई कर सकता है, फ्यूचर में तो वो ट्रांजैक्शन में यूज़ ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो एग्जाम्पल जैसे लैंड, हाउस, प्रेशियस ज्वेलरी है, ये सब वेल्थ में आते हैं
क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं, फ्यूचर में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। वैसे शेयर है, शेयर्स आजकल डिजिटल फॉर्म में होते हैं, तो शेयर्स भी एक तरह से वेल्थ है, ठीक है, फ्यूचर में रिटर्न दे सकता है हमको। फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फार्मर आर नॉट वेल्थ इफ दे पेरिश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। Likewise, labor of a laborer is also not called wealth. However, if food grains can be stored in cold storage for long time and their market value increases in future, then those become wealth. Hence, new technology can redefine the wealth. Okay? तो वही चीज़ है कि फूड ग्रेन्स जनरली क्या है, उनको भी हम वेल्थ नहीं बोल सकते क्योंकि उसका भी कोई शेल्फ लाइफ तो होता नहीं है, वो जल्दी मतलब पेरिशेबल होता है वो, राइट। वैसे ही एक लेबर का लेबर है, वो भी करंटली हमने लेबर प्रोवाइड किया, उसके बदले हमने पैसे अर्न कर लिए, बट उस लेबर को हम फ्यूचर के लिए तो स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कोल्ड स्टोरेजेस की मदद से हम फूड ग्रेन्स को भी सालों साल तक स्टोर कर सकते हैं, तो इस तरह से हम उसको वेल्थ के डेफिनेशन में ले सकते हैं, राइट। वैसे ही लेबर की बात जैसे कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उसका पैसा मुझे अभी मिलेगा, फ्यूचर में थोड़ी मैं उससे अर्न कर सकता हूँ। लेकिन देखा जाए तो आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से हम उस लेबर को भी सेव कर सकते हैं, जो बाद में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को मैं जो है टीच कर रहा हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है फ्यूचर में भी यूज़ की जा सकती है, राइट। तो इस तरह से इवन जो चीज़ें पेरिशेबल थी वो भी कई बार टेक्नोलॉजी की मदद से ड्यूरेबल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर लिए हैं वेल्थ के। आई होप आपने समझा होगा सारे कैरेक्टरिस्टिक को। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। टाइप्स ऑफ वेल्थ हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। टिल देन बी ट्यून्ड, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, राइट। थैंक यू सो मच।